हमारा पहला यूनिट जो था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है। उसमें एक टॉपिक है पार्चुरेशन, वो आपका सेल्फ स्टडी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बचता है, उसमें वो हार्डली 1 वीक का टॉपिक है, उसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अब हम नया यूनिट शुरू करते हैं। यूनिट का नाम है जेनेटिक्स। देखो, अगर हम बात करेंगे जेनेटिक्स की, क्लास 10th में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा जेनेटिक्स के बारे में। देखो जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स सबसे पहले इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of heredity, which deal with the study of heredity। एक तो इसमें हेरिडिटी की स्टडी करते हैं, वेरिएशंस and the environmental factors which are responsible for it। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं और दूसरा हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ता है। अब देखो, अगर इस हेरिडिटी वर्ड को देखो मैं, हेरिडिटी का क्या है? हेरिडिटी का मतलब होता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। हेरिडिटी का मतलब होता है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फादर्स या फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। From parents to their offsprings। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर लिटरली हम बताएंगे जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स को सिंपली में आप लिखोगे स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स को सिंपली लिखोगे स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। कभी कभार हम इसको रिलेट करते हैं स्टडी ऑफ जीन, लेकिन वो एक्चुअल डेफिनेशन नहीं है जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशंस एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और भी बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स की, तो देखो जेनेटिक्स को बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहली जो जेनेटिक्स आती है उसे हम बोलते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स। सबसे पहले नंबर पे आता है क्लासिकल जेनेटिक्स। दूसरे नंबर पे आता है दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। दूसरे नंबर पे आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। एंड द थर्ड वन इज दैट इज नोन एज evolutionary genetics। Third is known as evolutionary genetics। तो जेनेटिक्स की 3 बेसिक टाइप्स हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। अगर मैं बात करूं क्लासिकल जेनेटिक्स की, तो क्लासिकल जेनेटिक्स जो है इट इज डील्स विद द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। क्लासिकल जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? It deals with the study of Mendelian principles। यहां पे हम मेंडेलियन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं क्लासिकल जेनेटिक्स की बात करूं, क्लासिकल जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
असॉर्टमेंट, यानी कि मेंडल ने जो काम किया है उसके बारे में हम क्लासिकल जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? क्लासिकल जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा यहीं पे हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हॉनीबी, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, ये आपके सिलेबस में है। तो ये हमने किस में पढ़ना है? क्लासिकल जेनेटिक्स में। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर, पढ़ेंगे, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की एक लिमिटेशन है जिसको हम बोलते हैं लिंकेज, ये पढ़ेंगे। इसी में क्लासिकल जेनेटिक्स में एक और टॉपिक हमने पढ़ना है, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये सुटन एंड बोवेरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए थे। तो ये वाला जो सेगमेंट आता है क्लासिकल जेनेटिक्स का, ये आपका बॉटनी का जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है उसमें आप स्टडी करोगे, एक्सेप्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन आपने एनिमल जेनेटिक्स में पढ़ना है, ठीक है यहां तक। उसके बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? यहां पे हम पढ़ेंगे इट डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहां पर हम जेनेटिक मटेरियल की स्टडी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये जेनेटिक मटेरियल, इधर ध्यान दो, ये जेनेटिक मटेरियल पहले ज़माने में आरएनए था, इसको हम बोलते थे आरएनए वर्ल्ड। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है? इसमें एक शुगर होती है राइबो शुगर, न्यूक्लिक एसिड, एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फॉस्फेट की वजह से एसिडिक नेचर आता है इसको। आरएनए पहले जेनेटिक मटेरियल होता था, बाद में आरएनए को एक स्पेसिफिक काम दे दिया कि आप प्रोटीन सिंथेसिस करो, तो आरएनए की जगह, जेनेटिक मटेरियल की जगह किसने ले ली? डीएनए ने। डीएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि जेनेटिक मटेरियल है आज की डेट में, और ये डोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है। अगर एवोल्यूशन आए तो हो सकता है ये भी चेंज हो जाए, ठीक है। उसके बाद आता है एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। ये क्या करता है? स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी पैटर्न, एवोल्यूशनरी पैटर्न एट जेनेटिक, एट जीन लेवल लिख लो सीधा। अगर हमने जीन लेवल पे एवोल्यूशन को स्टडी करना है तो वो आता है हमारा एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में। अब एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में क्या पढ़ोगे आप? एवोल्यूशन में एक टॉपिक है जिसका नाम है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन या हार्डी-वेनबर्ग लॉ, ये चीज आप पढ़ोगे एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप डीएनए आरएनए तो पढ़ोगे, इनका स्ट्रक्चर पढ़ोगे, स्ट्रक्चर के बाद इनका फंक्शन पढ़ोगे आप इसमें, फंक्शन के बाद आपने इस यूनिट में क्या पढ़ना है? इस यूनिट में आप पढ़ोगे रेप्लिकेशन के बारे में, यानी कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसमें इस यूनिट में आप और क्या पढ़ोगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में? यहां पे लिख लेता हूं मैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आप पढ़ोगे मॉडल्स ऑफ डीएनए। मॉडल्स ऑफ डीएनए में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ोगे। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में आप एक मॉडल पढ़ोगे, मिचेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट। उसके बाद और मॉडल पढ़ोगे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ोगे। इसमें आप सोलिनॉइड मॉडल पढ़ोगे। ये दो मॉडल आप इसमें पैकेजिंग ऑफ डीएनए में पढ़ोगे। ये किसमें पढ़ोगे आप? पैकेजिंग ऑफ डीएनए में पढ़ोगे। इसके अलावा और क्या पढ़ोगे आप इसमें? इसके अलावा आप इसमें पढ़ना है आपने, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में भी दो स्टेप आते हैं। पहला स्टेप आता है ट्रांसक्रिप्शन, जो कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है। एक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे और तो दूसरा टॉपिक इसमें आप ट्रांसलेशन पढ़ोगे। ये दो टॉपिक भी इसमें आप पढ़ोगे। इसके अलावा और क्या पढ़ोगे आप? इसके अलावा और पढ़ोगे आप इसमें, दैट इज जीन एक्सप्रेशन। क्या पढ़ोगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन
और जीन एक्सप्रेशन में भी एक टॉपिक आता है जिसका नाम है ले कॉपिरॉन मॉडल। क्या नाम है? ले कॉपिरॉन मॉडल। इस चीज़ को आप पढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ोगे, जिसको हम कहते हैं मोल बायो। तो जेनेटिक्स वाला पार्ट आधा बॉटनी में पढ़ोगे, आधा जूलॉजी में पढ़ोगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट आधा बॉटनी में पढ़ोगे, आधा जूलॉजी में पढ़ोगे। अब जूलॉजी में कौन सा पार्ट पढ़ोगे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सॉदर्न ब्लॉटिंग, पीसीआर। ये किस में पढ़ोगे आप? ये आप जूलॉजी में पढ़ोगे। ये दोनों चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद एक टॉपिक बचता है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल्स। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल्स को मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा एवोल्यूशन में। जब हम एवोल्यूशन पढ़ेंगे, लेमार्किज्म के बारे में, डार्विनिज्म के बारे में, सिवाल राइट इफेक्ट के बारे में, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, वहीं पे मैं आपको हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे जीन और जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंज होती है अगर हम कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे, जैसे म्यूटेशन रेट को कांस्टेंट रखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें उस पर हम आएंगे, ठीक है। तो ये है इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को बेसिकली 3 ही क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है, 3 टाइप से इसकी। क्लासिकल जेनेटिक्स जो कि फाउंडेशन है, जेनेटिक्स की। क्लासिकल जेनेटिक्स के बिना जेनेटिक्स इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। तो क्लासिकल जेनेटिक्स पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ेंगे, फिर एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद इस यूनिट का खात्मा होगा। अब देखो कुछ फैक्ट्स आपने याद रखने हैं, जैसे कि आप पहला फैक्ट जेनेटिक्स में क्या याद रखोगे? 4 इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है फादर ऑफ जेनेटिक्स। कौन है फादर ऑफ जेनेटिक्स? कौन है? शाबाश, वेरी गुड, जी.जे. मेंडल। आपको पता है मेंडल ने जो काम किया है वो मेंडल को भी नहीं पता कि मैंने कौन सा काम किया है ना, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। इनका जो वर्क है वो रीडिस्कवर किया है 4 साइंटिस्ट ने, पढ़ेंगे इसके बारे में। मेंडल ने अपनी लाइफ में बहुत जद्दोजहद की है, बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है ना। लेकिन मेंडल का जो स्ट्रगल है ना वो उसके लिए अनसक्सेसफुल है, लेकिन हमारे लिए वो सक्सेसफुल है। बताऊंगा मैं कैसे। दूसरा है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है बैट्सन, विलियम बैट्सन, बहुत सारे। उसके बाद थर्ड है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। एक और आता है दैट इज फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स आता है आर्कीबेल्ड गैरोड। यहीं पे एक पॉइंट आप लिख लेना, पीसीआर एक टेक्निक है जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये थोड़ा एडिशनल पॉइंट है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को दिया था कैरी मुलिस ने। किसने दिया था इसको? कैरी मुलिस ने। एक और आता है दैट इज नोन एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को दिया है एल्स जेफरे ने। तो ये कुछ नाम है, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। ये स्टैटिक डाटा है, इस स्टैटिक डाटा को आपने याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। अब देखो, अब हम थोड़ा सा मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फादर ऑफ जेनेटिक्स है तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। जी.जे. मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल। अगर मैं इसका बॉर्न, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसकी बात करूं, वो है 20 जुलाई 1822 में इनका बर्थ हुआ है, ठीक है। और इनकी जो डेथ है वो 6 जैन 1884 में हुई है। इनकी जो डेथ है वो 6 जैन 1884 में हुई है। ये आपने याद रखना है। अब देखो, ग्रीगर जॉन मेंडल ने अपना जो काम है, सबसे पहले इन्होंने काम किया था, एक ऑर्गेनिज्म था जिसका नाम था हॉनी बी, है ना, जिसको हम सिंपल में बोलेंगे। इन्होंने सबसे पहले काम किया बी कीपिंग पे। अब हॉनी बी यहाँ पे आए तो हॉनी बी का आपको साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए।
हनी बी का साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका। क्या है? एपिस इंडिका। जब इन्होंने बी कीपिंग पे काम किया, ऑलमोस्ट इन्होंने 2 to 4 ईयर्स बी कीपिंग पे काम किया है, लेकिन इन्हें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया। अब सवाल है कि क्यों नहीं आया डिजायर्ड रिजल्ट? क्योंकि ये जो हनी बी हैं, इनमें एक सिस्टम पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम। इनमें एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं हनी बी की, हनी बी के कुछ मेंबर जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, कुछ मेंबर डिप्लॉइड होते हैं, है ना। जो इसमें डिप्लॉइड होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज क्वीन, और जो हैप्लॉइड होते हैं उन्हें हम ड्रोन बोलते हैं, ठीक है ना। हैप्लॉइड है तो हैप्लो, डिप्लॉइड है तो डिप्लो। तो हैप्लो डिप्लॉइड सिस्टम किस में देखने को मिला? हनी बी में देखने को मिला है। उसके बाद दूसरा आता है इसमें, जब हनी बी पे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला तो इन्होंने अपना जो काम था वो किस पे शिफ्ट किया? माइस पे। माइस पे जब इन्होंने मीस पे अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो मीस पे डिजायर्ड रिजल्ट्स आने लगे। क्या? मीस पे डिजायर्ड रिजल्ट्स आने लगे। जब मीस पे डिजायर्ड रिजल्ट्स आए तो जो वहाँ की सोसाइटी थी उन्होंने बैन लगा दिया कि आप एनिमल सेक्स पे काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मेंडल का जो पूरा काम था वो कागजों में ही रहा, वो पब्लिश नहीं हुआ। उसके बाद मेंडल ने डिसाइड किया कि मैं फिर से प्लांट पे काम करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक प्लांट ले लिया जिसका नाम है हॉकवीड। हॉक, HAWKW, हॉकवीड का साइंटिफिक नेम है हिरोशियम। जब इन्होंने हिरोशियम पे काम किया, 3 साल 4 साल उन्होंने इस पे भी काम किया, तो इस पे भी इन्हें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया। जब इस पे भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया तो मेंडल को ये पता ही नहीं था कि ये प्लांट जो है ये तो एपोमेटिक प्लांट है, ये एपोमेटिक प्लांट है और पॉलीप्लॉइड प्लांट है। मतलब इसमें जो जीन थे उसकी कॉपी जो थी वो 2 से ज़्यादा थी, तो उस पर भी डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया। अब सोचो, जो 7-8 साल एक ही काम करें, हम अगर 1 साल में मेहनत करते हैं, अगर हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम क्विट कर देते हैं, है ना। मेजॉरिटी में हम क्विट करते हैं। लेकिन मेंडल को देखो, 8 साल उन्होंने काम किया, 9 साल काम किया, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया। बाद में क्या किया इन्होंने? उसके बाद उन्होंने अपना काम जो था वो पी प्लांट पे शिफ्ट किया। किस पे शिफ्ट किया? इन्होंने अपना काम जो है वो पी प्लांट पे शिफ्ट किया। अब पी प्लांट पे जब उन्होंने अपना काम शिफ्ट किया तो पी प्लांट की उन्होंने 34 वैरायटीज ली। कितनी वैरायटीज? 34 वैरायटीज में से इन्होंने एक वैरायटी सेलेक्ट की जिसका नाम है पाइजियम सटाइवम, और इस पाइजियम सटाइवम के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। कितने कैरेक्टर है? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। इस 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में से 6 जो है वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर लिए और 1 जो है वो वेजिटेटिव कैरेक्टर लिया। उसके बाद मेंडल ने अपना वर्क जो है, मेंडल मैथमेटिशियन था। कौन था? वो एक मैथमेटिशियन था। तो उसने इक्वेशन की फॉर्म में अपना जो भी रिजल्ट था वो दिया था। अब बहुत सारे साइंटिस्ट को ऐसी मतलब इस बारे में नॉलेज भी नहीं था कि इन्होंने क्या किया है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। उस टाइम इसका काम पब्लिश क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम डार्विन का जो काम था वो पब्लिश हुआ था, उसका नाम था ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो जितने भी साइंटिस्ट थे, जितनी भी रॉयल सोसाइटी के मेंबर्स थे, वो डार्विन के काम पे लगे थे। तो मेंडल की पर्सनैलिटी थोड़ी डाउन ग्रेड थी, तो उस पर ज़्यादा तरजीह नहीं दी गई। बाद में क्या किया गया कि इनकी डेथ हो जाती है। डेथ के बाद 1900 में 19वीं सदी की शुरुआत में 4 साइंटिस्ट आते हैं। कितने साइंटिस्ट? 4 साइंटिस्ट, जिसमें एरिक वॉन, हीगो डिवेरीज, विलियम जेस्पर, ठीक है ना, एक और साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रीडिस्कवर्ड, दोबारा से मेंडल का काम देखा तो उन्होंने रीडिस्कवर्ड मेंडल वर्क। तो उन्होंने ही फिर फार्मुलेट किया मेंडल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, जिसमें हम 2 ही मेन प्रिंसिपल, एक है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं, कि डोमिनेट एलील जो है वो अपना एक्सप्रेशन शो करती है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। दूसरा आता है इसी में जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, और थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना। ये था आज का इंट्रोडक्टरी जेनेटिक्स, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जेनेटिक्स क्या है, टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स देखा, उसके बाद थोड़ी सी फादर्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में देखा, और उसके बाद हमने थोड़ा सा देखा कि
ओवरव्यू ऑफ मेंडल वर्क। तो कल जो है, कल हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज के साथ इस यूनिट को शुरू करेंगे। थैंक यू।